हेलो एवरीवन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है आज वो है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस। कुछ नया आज हम पढ़ने वाले हैं। एमबीओ प्रोसेस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करेंगे आज हम, जिसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। कुछ नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। चलिए, अब पहले ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो होते थे वहाँ पे कैसा था, ऑब्जेक्टिव्स सेट करते थे टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है, एंड वो फिर कन्वे किए जाते थे उनके जो साथ जो काम कर रहे हैं मैनेजर्स, उनके जो अंडर काम कर रहे हैं उन्हें, वो उनके एम्प्लॉयज़ को बताते थे, वैसे फॉलो किया जाता था, ठीक है। अब कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपीरियर है या जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को भी साथ रखते हैं जब ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं तब, ठीक है। दोनों ही साथ मिलके ऑब्जेक्टिव्स या गोल हम कहेंगे उसे सेट करते हैं एंड फिर उन्हें अचीव करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को भी क्लियरली पता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं, वो खुद भी उनके ओपिनियंस देते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने में, कैसे अचीव करना है वो सारी चीज़ें भी डिसाइड करते हैं। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी होती है, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। जबकि ट्रेडिशनली जो फॉलो होता था, सिर्फ मैनेजर खुद गोल डिसाइड कर लेते थे, फिर बाकी एम्प्लॉयज़ को एंड डिविजनल मैनेजर को फॉलो करना होता था। उसकी कंपैरिजन में अब यहाँ पे अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किया जाता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस लाता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्लियरली सेट किए जाते हैं। दोनों ही लोग, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़, दोनों मिलके क्लियरली सेट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एंड उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है वो सारी चीज़ें भी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। चलिए, तो ये चीज़ हेल्प करती है बिजनेस को बहुत इफ़ेक्टिवली चलाने में। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, is also referred as management by results। ऑब्जेक्टिव्स को हम रिजल्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए भी हम काम करते हैं, रिजल्ट ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ MBO इज़ अ मैनेजमेंट मॉडल, एक तरह का मैनेजमेंट मॉडल है दैट एम्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय clearly defining objectives that are agreed by both management and employees। कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, कुछ मैनेजमेंट मॉडल नया डेवलप किया गया है, जहाँ पे एक तो चीज़ क्या की जा रही है, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे, एंड दूसरा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ दोनों मिलके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा होगा कि चलो एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मैनेजमेंट खुद ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेगा और एम्प्लॉय को बता देगा। एम्प्लॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसके लिए काम करना ही करना है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, एम्प्लॉय को साथ रख के ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जा रहे हैं, एम्प्लॉय का ओपिनियन लेके ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करने वाला है वो काम वो बहुत इफ़ेक्टिवली कर पाएगा। नाउ व्हेन subordinates are involved in setting objectives, they are more likely to fulfill their responsibilities in achieving the objectives। एम्प्लॉय को पूछ के जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं तो वो लोग बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, बहुत प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं। Now the term MBO was first popularized by Peter Drucker in 1954 in his book The Practice of Management। Now अब आता है डेफिनेशन। जॉर्ज एस ऑडियर ने डिफाइंस MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया है। MBO एज अ प्रोसेस whereby the superior and subordinate
jointly identify its common goals, define each individual's major areas of responsibility in terms of result expected of him, and use these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of each of its members. देखिए क्या बताया है डेफिनेशन में। सबसे पहले तो एमबीओ क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जहाँ पे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट दोनों मिलके जॉइंटली क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स बिजनेस जो भी अचीव करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स, उससे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद डिफाइन करेंगे ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। अभी ये जो हम कॉमन गोल डिसाइड कर रहे हैं, सुपीरियर एंड एम्प्लॉयज़ मिलके डिसाइड कर रहे हैं, तो सबकी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे डिसाइड की जाएगी कि चलो परचेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, प्रोडक्शन की क्या रहेगी, मार्केटिंग की क्या रहेगी, फिनेंस की क्या रहेगी, ठीक है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। कैसे डिसाइड की जाएगी कि क्या रिजल्ट उन लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मान लो प्रोडक्शन वाला एम्प्लॉय है तो उनसे कितना प्रोडक्शन लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेल्स वाला है तो उनसे कितना हम सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हम रिजल्ट उनसे चाहते हैं उस रिलेशन में हम डिसाइड करेंगे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके टारगेट्स, एंड यूज दिस मेजर्स एज गाइड्स फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट। फिर वो जो चीज़ हमने डिसाइड कर ली है, मान लो प्रोडक्शन हमने डिसाइड कर लिया है कि 10,000 यूनिट करना है, 15,000 यूनिट करना है, तो उस चीज़ को हम एज अ गाइड रखेंगे एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर। उसके बाद हम असेस करेंगे, चेक करते रहेंगे उनका कंट्रीब्यूशन। अब एक्चुअल में जब प्रोडक्शन वाले ने काम कर लिया तो उसने 10,000 यूनिट बनाए या 15,000 यूनिट बनाए या नहीं बनाए, तो उसका कंट्रीब्यूशन हम चेक करेंगे, असेस करेंगे। तो इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। चलिए अब हमें देखना है स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस। अब ये जो हमने बात की कि एमबीओ क्या है, एक प्रोसेस है, तो अब प्रोसेस में कुछ तो स्टेप्स रहेंगे, कुछ सीक्वेंस रहेगी, तो वो क्या है वो हमें देखना है। नाउ MBO involves planning and controlling activities in the key result areas। देखिए यहाँ पे MBO में एक प्लानिंग आता है, दूसरा कंट्रोलिंग आता है। प्लानिंग कहाँ पे आ रहा है, सुपीरियर एंड एम्प्लॉयज़ साथ में मिलके ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हो जा रही है प्लानिंग। एंड कंट्रोलिंग कहाँ पे आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के जो हमने गोल सेट किए थे, अब उसने वो गोल अचीव किए कि नहीं वो हम चेक भी कर रहे हैं बाद में, तो वो पार्ट हो जाता है कंट्रोलिंग। इसलिए एमबीओ प्रोसेस के अंदर ये दोनों ही चीज़ें आती है, प्लानिंग भी आता है एंड कंट्रोलिंग भी आता है। तो एमबीओ इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ इन द की रिजल्ट एरियाज। Thus, MBO involves steps in planning as well as controlling. The main steps in MBOs are, अब कौन कौन से steps रहेंगे, analysis of environment, collectively formulate objectives, collectively frame plans, selecting best plan, implementation of plan, and उसके बाद आता है follow up of performance। एक एक हम देखेंगे क्या आने वाले हैं स्टेप के अंदर। सबसे फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहला हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को एनालाइज मतलब चेक करना है, ठीक है, रिसर्च करना है हमें। अब एनवायरमेंट में हम बात करेंगे तो एक आएगा इंटरनल एंड दूसरा आने वाला है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरमेंट हो जाएगा कि जो हमारे बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक्सटर्नल जो हमारे बिजनेस के बाहर चीज़ें होती है वो हो जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो इंटरनल में आएगा जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे है, कितने क्वालिफाइड है,
ठीक है, कितना प्रोडक्टिवली वो काम कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, या फिर हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो सोर्स हमारे पास कैसा है, हमारा लोकेशन कैसा है, हमारे बिजनेस के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हो जाती है बिजनेस के अंदर की, इंटरनली। तो वो हम कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, एंड वहाँ पे हम देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है एंड हमारी वीकनेस क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, जो हमारी स्ट्रेंथ बताती है। जैसे हमारे पास बहुत क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ है तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई। कोई अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, स्ट्रेंथ बन गया। वैसे ही वीकनेस भी हो सकती है, ठीक है। वीकनेस जैसे अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो वो हमारी वीकनेस बन गई। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है एंड हमारी वीकनेसेस क्या क्या है। Now the superior and subordinate analyze the internal environment before setting goals. गोल्स सेट करने के से पहले ही ये काम हम करेंगे, इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे। द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ, क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। मैनेजमेंट फिलोसॉफी, मैन पावर कैपेबिलिटीज़, मैन पावर यानी जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्वालिटीज़ क्या क्या है। मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय की बनती ही नहीं है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी कैसी है, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, ये सारी ही चीज़ें बिजनेस के अंदर की होती है, इंटरनली होती है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। अगर फेवरेबल है तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, अनफेवरेबल है तो वो हमारी वीकनेस बन जाती है। द एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस of the organization. The top manager needs to correct weaknesses and make effort to improve strength. Of course हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वीकनेस है हम उसे कम करने की ट्राई करेंगे, हटाने की ट्राई करेंगे, एंड जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे हम और मजबूत बनाने की ट्राई करेंगे। तो ये बात हो गई इंटरनल एनवायरनमेंट की। सेम उसी तरह हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी एनालाइज करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस के बाहर हो रही है, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट में हो रही है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया, कॉम्पिटिटर ने उसकी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, मान लो कॉम्पिटिटर ने उसके प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी, या प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐड किया, या फिर कोई नया ऑफ़र ला दिया, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये जो चीज़ें होती है वहाँ से हमें पता चलता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है एंड हमारे थ्रेट क्या क्या है, ठीक है। थ्रेट मतलब किन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है, हमारे लिए डेंजर है, ठीक है, वो चीज़ें हम चेक करेंगे। नाउ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट need to analyze the external environment. The analysis of external environment involves analysis of government policies, competitor strategies, customer requirement, international environment, etc. कस्टमर रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है, तो वो भी एक एक्सटर्नल चीज़ है जो हमें देखनी होती है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंडिकेट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। द मैनेजर्स मस्ट कंसिडर द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन सेटिंग द गोल्स। देखिए ये जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है, अब उन चीज़ों में तो हम जाके कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमें हमारे बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम उसका फ़ायदा ले लेंगे, एंड जो थ्रेट है तो हमें उससे बच के रहना होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉट एनालिसिस
The superior and subordinate jointly decide and formulates the goal of particular activity. देखिए ये चीज़ अब आएगी सेकेंड स्टेप में. हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया, एनालाइज कर लिया, दोनों ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जब भी सुपीरियर एंड एम्प्लॉय डिसाइड करने बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव्स सेट करने बैठेंगे, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट स्टडी करेंगे. सेकेंड थिंग अब वो करेंगे कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग गोल्स. अभी गोल्स को सेट करना है, बनाना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉट एनालिसिस superior and subordinate jointly decide and formulate the goals of particular activity. ये जो SWOT analysis हमने किया, strength, weakness, opportunity, threat study किया, उसके basis पे goals को set किया जाएगा. The goals are set in key result areas in various functional areas: production, operations, marketing, finance, human resource, etc. अब business में की रिजल्ट एरियाज होते हैं. मेन जो एरियाज, ये जो एरियाज है, मान लो प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, जहाँ पे कुछ अचीव करने से बिजनेस का फ़ायदा होता है, उसे हम कहते हैं की रिजल्ट एरियाज. ठीक है, तो वो उस एरियाज में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है. तो ये अलग अलग जो डिवीजन है उनके लिए गोल सेट किए जाएंगे. ठीक है, अब मार्केटिंग वाला अलग सेट करेगा, उसका डिवीजन, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, फाइनेंस वाला करेगा, अकाउंट्स वाला करेगा, सेल्स वाला करेगा, सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मे सेट द गोल्स टू अचीव 20% मार्केट शेयर ऑफ ब्रांड बी इन द ईयर 2023. अब इन्होंने 2023 के लिए कुछ गोल सेट किया कि उन्हें 20% मार्केट शेयर अचीव करना है. अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दिया है. द फाइनेंस डिपार्टमेंट मे सेट द गोल्स टू रिड्यूस बैड डेट टू 2% इन द ईयर 2023. जो बैड डेट्स है उसको कम करना है. ठीक है, कितना कम करना है, 2% तक लाना है. ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया. वैसे ही सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं. मान लो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो उसका ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है कि चलो इस साल में मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है, कुछ डेवलपमेंट करना है उनका. ठीक है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया. तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव या गोल्स को बनाया जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग प्लान. गोल सेट हो गए. अब वो गोल अचीव करने के लिए प्लान्स तो बनाने पड़ेंगे कि कैसे उस गोल्स को अचीव करना है. ठीक है, तो कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, कलेक्टिवली इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में सुपीरियर एंड एम्प्लॉयज़ साथ मिलके सारी चीज़ें डिसाइड करने वाले हैं, इसलिए कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग प्लान्स. अब यहाँ पे क्या होगा, गोल्स जो डिसाइड किए हैं उसके लिए हम प्लान बनाएंगे. ठीक है, द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली फॉर्मुलेट एक्शन प्लान टू अचीव द गोल्स. क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, वो डिसाइड किया जाएगा. जनरली ऑल्टरनेटिव प्लान्स आर फ्रेम्ड. मोस्टली क्या होगा, ऐसा नहीं है कि एक गोल अचीव करना है उसके लिए हम एक ही प्लान बनाएंगे. नहीं, एक गोल के लिए हम पहले अलग अलग प्लान बनाएंगे, उसके बाद में से उसमें हम सिलेक्शन करेंगे उसमें से कि कौन सा फॉलो करना है. तो यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है. For instance, to increase the market share, the alternative plans may include, आगे जो हमने देखा मार्केटिंग वाला एग्जाम्पल, तो उसके लिए यहाँ पे प्लान बनाया है. प्लान 1, to increase advertising expenditure by 30% during the year. प्लान 2 हो सकता है to introduce additional features of the product. थर्ड, प्लान 3, to increase the warranty period to 5 years. ठीक है, वैसे ही जैसे हमने अभी मान लो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल देखा था कि एचआर डिपार्टमेंट ने सोचा है कि हमें इस साल में हमारे एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट करना है. तो वो लोग भी प्लान कर सकते हैं कि चलो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को कहीं भेजना है ट्रेनिंग लेने के लिए, प्लान 1, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर लेंगे कि वो हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे हमारे एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, तो वो प्लान 2 हो गया. वैसे ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाए जाएंगे एक गोल को अचीव करने के लिए.
Now next step is evaluating the alternative plan. अब ये जो ऑल्टरनेटिव प्लान्स हमने बनाए, अलग अलग ऑप्शंस जो हमने क्रिएट किए, अब उसमें से क्या करेंगे, हम उन ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे या एनालाइज करेंगे। अब कैसे एनालाइज करेंगे, सारे ही जो ऑल्टरनेटिव प्लान्स है सबके फ़ायदे देखेंगे हम और सबके नुकसान देखेंगे, मतलब किसके अंदर कितने कॉस्ट हमारी लग रही है एंड सामने फ़ायदा कितना हो रहा है, सबका हम चेक करेंगे। नाउ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव प्लान्स बिफोर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। The managers conduct analysis of cost and benefit of each and every plan. Of course हम क्या करेंगे, जितने ही हमने ऑप्शंस बनाए हैं या ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाए हैं सबका हम कॉस्ट एंड बेनिफिट देख लेंगे एंड जो प्लान हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है हम वो सिलेक्ट करेंगे। द कॉस्ट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द बेनिफिट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मार्केट शेयर, कॉरपोरेट इमेज एक्सेट्रा। कॉस्ट कितनी लग रही है देखेंगे, सामने बेनिफिट्स देखेंगे एंड फिर हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट प्लान। अब वो हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। यहाँ पे होगा सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्लान्स। द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट सिलेक्ट द बेस्ट प्लान। They select the plan which would give higher benefit at lower cost. Of course कोई भी इंसान ऐसे ही करेगा, कम कॉस्ट में जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वही ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। Now the managers may reserve backup plan in the event of the first plan facing some problem or constraint in implementation. Yes, हमने ये जो alternate plan बनाए, कॉस्ट बेनिफिट देखा उनका, उसमें से जो हमें सबसे फ़ायदा ज़्यादा दे रहा है वो प्लान हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, कि चलो इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन साथ ही में एक हम और चीज़ क्या करने वाले हैं कि हमें ऐसे लगता है कि फ्यूचर में मान लो ऐसा हो गया, वो प्लान हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हम उसके बाद वाला कौन सा प्लान फॉलो कर सकते हैं वो भी हम अभी से सोच के रखेंगे, उसे हम कहेंगे बैकअप प्लान, ठीक है। तो वो बन जाएगा बैकअप प्लान कि फर्स्ट प्लान अगर काम नहीं कर पाया तो हम उसके बाद वाला सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ऑफ कोर्स अभी प्लान हमने सिलेक्ट कर ही लिया है तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, उसे फॉलो करेंगे। प्लान किया था, जो भी चीज़ें हमने डिसाइड की थी, मान लो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स वाले एग्जाम्पल की, कि उसमें हमने 2 प्लान सोचे थे कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को भेजेंगे या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन को हायर करेंगे कि वो हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे। अब उसमें से हमने कोई भी एक प्लान सिलेक्ट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, उसमें जो जो चीज़ें हमने देखी है, एक्टिविटी सोची है वो हम करेंगे। The subordinate implements the plan with the support and guidance of the management. In implementing the plan, managers undertake the following activities. फॉलो, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लान का तो क्या क्या चीज़ें उसमें की जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, प्लान फॉलो करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसको लाया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लाने के बाद डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम करेगा मैनेजर, मैनेजर उसके सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, मतलब गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, उससे कम्युनिकेट करेगा प्लान को फॉलो करवाने के लिए। ये हो गया नेक्स्ट। उसके बाद आता है मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट टू इम्प्लीमेंट द प्लान इफेक्टिवली। रिसोर्सेस हमने ला दिए, सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट भी कर दिया, अब क्या करते रहना है, सबऑर्डिनेट को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहना है ताकि वो प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो करे, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये हो गया हमारा 6th स्टेप इन MBO प्रोसेस। नाउ 7th इज मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस।
अब यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में प्लान फॉलो हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन आएगी एंड मेजरमेंट आएगा ऑफ परफॉर्मेंस। सबऑर्डिनेट ने जो परफॉर्मेंस किया उसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट पीरियोडिकली से एवरी मंथ और सो measures the actual performance। जो एक्चुअल काम हुआ उसे हमने जो प्लान किया था उसके साथ हम चेक करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे कि हमने गोल अचीव किया या नहीं। फॉर दिस पर्पस रिपोर्ट्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस आर प्रिपेयर्ड। इसके लिए हम एक्चुअल जो काम हुआ है उसके रिपोर्ट्स बनाएंगे। द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज देन कंपेयर्ड अगेंस्ट प्लान टारगेट्स। The comparison will indicate the deviations if any। अब ये जो चीज़ हमने की, कंपैरिजन किया, चेक किया एक्चुअल को प्लान चीज़ों के साथ, तो वहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा कि हमने जो प्लान किया था वैसे काम हुआ या नहीं। जैसे हमने वो मार्केट शेयर वाला एग्जांपल देखा कि 20% मार्केट शेयर अचीव करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो अब एक्चुअल में जब प्लान फॉलो हो गया तो एक्चुअल रिजल्ट को चेक किया जाएगा प्लान के साथ। प्लानिंग में 20% लिखा था, तो मान लो हमने 15% अचीव किया मार्केट शेयर, तो क्या हुआ, डिफरेंस आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ डेविएशन। अब ये जो डेविएशन आया या डिफरेंस आया उसके हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि क्यों डिफरेंस आया। If there are deviations, especially shortfalls in targets, the superior and subordinate study the causes of deviation। Of course, difference आया है तो reason तो ढूंढने होंगे। The deviations may be due to internal or external factors। देखिए, अब ये जो deviations है या difference हमें मिले कि चलो मार्केट शेयर हमें 20% अचीव करना था, हमने 15 ही किया, तो ये जो डिफरेंस आया उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेस क्या क्या है। वो रीज़न इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर ने मान लो कुछ नई ऑफ़र ला दी थी, उसकी वजह से हमारा शेयर कम हो गया, एक्सटर्नल रीज़न है। या फिर इंटरनल भी हो सकता है कि हमारे अच्छे अच्छे एम्प्लॉई बिजनेस छोड़ के चले गए, वो हमारा इंटरनल रीज़न हो गया। तो रीज़न कोई भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, a shortfall in sales may be due to internal factors such as over-targeting, faulty pricing, ineffective promotion, defective distribution strategy, etc. The causes may be due to external factors such as aggressive sales promotion by the competitors, changes in customer preferences, etc. कोई भी डेविएशन के कोई भी रीज़न हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8th स्टेप में हमने क्या किया, कॉजेस फाइंड आउट किए डेविएशन के या डिफरेंस के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रीज़न मिल गया कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके अगेंस्ट हम कुछ स्टेप ले, कुछ करेक्टिव मेजर्स ले, ठीक है। तो वो बन जाएगा 9th स्टेप, करेक्टिव मेजर्स। The superior and subordinate list out the corrective measures to overcome the deviation. The corrective measures are analyzed. Cost benefit analysis is undertaken for every corrective measure. Accordingly, best corrective measure is selected। देखिए, यहाँ पे भी फिर से वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। कौन सा प्रोसेस, ये जो रीज़न थे डेविएशन के उसके अगेंस्ट हम करेक्टिव स्टेप ले रहे हैं, तो वो करेक्टिव स्टेप के लिए भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। अब उन ऑप्शंस के वापस से हम कॉस्ट बेनिफिट स्टडी करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बेस्ट सूटेबल है हमारे लिए उसे हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फॉलो अप और रिव्यू। अब लास्ट में क्या किया जाएगा, फॉलो अप एंड रिव्यू। ये जो हमने करेक्टिव स्टेप्स फॉलो किए उसका क्या इफ़ेक्ट आया है उसे हम स्टडी करेंगे, उसे हम रिव्यू करेंगे। इन द फाइनल स्टेज द मैनेजमेंट अंडरटेक एनुअल रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। एट द परफॉर्मेंस रिव्यू द सुपीरियर एक्ट एज गाइड,
rather than a judge to take stock of the performance. If deviations occur, the superior and subordinate may reset the goal. देखिए फाइनल स्टेज पे क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, चेक कर रहा है सारी चीज़ों को. अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिव्यू सुपीरियर एज अ गाइड हेल्प काम करेंगे उनके एम्प्लॉयज़ के लिए. कभी भी वो एज अ जज काम नहीं करेंगे, ठीक है. बुरे तरीके से एम्प्लॉयज़ को नहीं ट्रीट करेंगे, उनके सपोर्टिव काम करेंगे वो लोग. एंड क्या होगा उसके बाद, जो भी डिफरेंसेस आए हैं वो डिफरेंसेस को देख के ऑब्जेक्टिव्स को वापस से सेट किया जाएगा. तो ये पूरा प्रोसेस रहा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट साथ में मिलके ही गोल सेट करेंगे, ठीक है. गोल सेट करने के बाद एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट को क्या क्या चीज़ें करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, वो डिसाइड किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट क्या होगा, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है. कुछ डेविएशन आए हैं तो दोनों ही मिलके उसे वापस से सॉल्व करते हैं एंड गोल को रीसेट करते हैं, ठीक है. तो ये हो जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने देखा कि क्या होता है. चलिए, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन.